to the channel Modern Basic Knowledge. Today our lecture is on epilepsy. If you are new in the channel then go for subscribe. एपिलेप्सी व्हाट इज़ एपिलेप्सी मीन्स सीजर डिसऑर्डर, मतलब इस डिसऑर्डर में क्या आता है, दौरे आते हैं. पीपल हैविंग एपिलेप्सी रिकरेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल सीजर्स इसमें होते हैं, मतलब कि अचानक से दौरे आ जाते हैं और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं कि कब आएंगे कब नहीं. और इसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स जो होती है सिंक्रोनसली एक्टिव होती है, मतलब सिंक्रोनसली इसमें एक्टिव रहती है न्यूरॉन्स, मतलब ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं वो अचानक से एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि गाबा रिसेप्टर जो होते हैं वो वर्क करना कम कर देते हैं. ठीक है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है. तो इस प्रॉब्लम को समझने से पहले हम नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, कैसे कैसे ब्रेन वर्क करता है. तो पहले हम देखते हैं नॉर्मली कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन जो है ब्रेन को जाती है, मतलब ब्रेन में न्यूरॉन्स में जाती है, वो कैसे कैसे आगे फॉरवर्ड करती है. तो जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन ले गए हैं, सोडियम और कैल्शियम ले गए हैं और ये न्यूरॉन्स के रिसेप्टर जो है ओपन हो गए हैं. तो इस न्यूरॉन्स को जैसे मिल गई है इन्फॉर्मेशन, तो इस न्यूरॉन्स से दूसरे न्यूरॉन्स में ये इन्फॉर्मेशन जाने के लिए नॉर्मली ऐसे नहीं जाती है. ये इसको जाने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं. सारे क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं. तो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को आगे प्रोसीड करते हैं. ठीक है, और न्यूरो ट्रांसमीटर कैसे कैसे प्रोसीड करते हैं, इसके लिए भी दो तरह के न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं. एक तो एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर होता है और एक इनिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर होता है. तो एक्साइटेटरी जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो आगे इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर जो होंगे इसके रिसेप्टर्स पे, एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स पे बाइंड कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, रिसेप्टर पे बाइंड करके इसको चैनल्स को ओपन कर देंगे ताकि जो न्यूरो ट्रांसमीटर कैरी कर रहा है आयंस को, ये आगे फॉरवर्ड कर देता है सेल मेम्ब्रेन से, और सेल मेम्ब्रेन से ये आयन जो होंगे इस ओपन अप होके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देते हैं. तो अंदर ये आयंस जो होंगे मॉलिक्यूल अंदर पहुँच जाते हैं कैल्शियम और सोडियम के, तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. ठीक है, इसको बोलते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स. और सिमिलरली इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो क्या करते हैं, उसके अपने रिसेप्टर्स पे अटैच होते हैं और इन चैनल्स को क्लोज कर देते हैं. ठीक है, और क्लोरीन जो चैनल होता है उसको ओपन कर देते हैं, मतलब इससे क्या होगा कि कैल्शियम और सोडियम अंदर नहीं जा पाएंगे और इस जैसे इस न्यूरॉन्स पे तो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और इस न्यूरॉन्स को नहीं मिल पाती है. ठीक है, तो इस तरह से न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं वर्क करते हैं. तो नॉर्मल सीजर के अंदर क्या होता है कि जो एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा एकदम से एक्टिव हो जाते हैं सारे के सारे, और जो इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर हैं, ठीक है, ये क्या होंगे, इनएक्टिवेट हो जाते हैं. तो इसके वजह से क्या होता है कि ये जो चैनल्स है वो हमेशा ओपन रहता है, ये क्लोज नहीं हो पाता है. तो इसकी वजह से ज़्यादा एकदम से सिग्नल मिलेगा, तो इस तरह से एकदम से सीजर हो जाता है. ठीक है, तो इसमें ही क्या होता है, सीजर के दौरान में क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर टेम्परेरी इम्पेयर्ड हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो होंगे वो एकदम से नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, जिसके वजह से एक्साइटेटरी सिग्नल जो होंगे बार बार मिलेंगे और इसको बोलते हैं पैरोक्सिमल, इस कंडीशन को बोलते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, या तो एक्साइटेशन ज़्यादा होता है या इनिबिशन कम होता है. बात तो दोनों एक ही दिखने में लग रही है, लेकिन एक्साइटेशन में क्या होता है, मेन एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो होंगे वो जैसे कि हम देखते हैं ग्लूटामेट होता है. ठीक है, और मेन इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है गाबा रिसेप्टर होता है. ठीक है, तो ग्लूटामेट जो रिसेप्टर होता है, इसमें जो रिसेप्टर पाया जाता है वो होता है NMDA रिसेप्टर, और गाबा के खुद के रिसेप्टर होते हैं गाबा रिसेप्टर्स. तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर जो होता है ग्लूटामेट होता है, जो वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड करता है, NMDA पे बाइंड करता है. तो जो आयंस जो इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं वो फॉरवर्ड हो जाते हैं अनदर न्यूरॉन्स में, वो आगे प्रोसीड हो जाते हैं. लेकिन जब गाबा रिसेप्टर पे जब गाबा जो होता है वो बाइंड कर जाता है तो आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाता है क्योंकि वो चैनल को क्लोज कर देता है आयंस के लिए, और वहाँ पे क्लोरीन चैनल को जो होगा ओपन कर देता है. ठीक है, तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी में देखा गया है. तो इन पेशेंट विद एपिलेप्सी देखा गया है कि फास्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग एक्टिवेशन होता है इन रिसेप्टर का, NMDA रिसेप्टर का ज़्यादा से ज़्यादा और लंबे समय तक क्या होता है, एक्टिवेशन होता है, जिसकी वजह से एकदम से ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स में एकदम से सिग्नल्स मिलेंगे तो इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता है, एकदम से उसको दौरा टाइप सीजर हो जाता है वहाँ पे. तो पेशेंट विद एपिलेप्सी सीन टू हैव जेनेटिक म्यूटेशन, तो पेशेंट जिसको एपिलेप्सी हुआ है वहाँ पे तो उसको जेनेटिक म्यूटेशन देखा जाता है कि जेनेटिक हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो गाबा रिसेप्टर्स होते हैं वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं. तो गाबा रिसेप्टर का काम क्या होता है कि चैनल्स को, जो चैनल्स है जैसे कि ये देखते हैं, ये चैनल्स को क्लोज करके रखना गाबा रिसेप्टर काम होता है. तो गाबा रिसेप्टर जो है वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो होंगे वो एक्ट नहीं कर पा रहे, तो चैनल जो होंगे ये ओपन ही रह पाएंगे और सिग्नल फटाफट ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स में फटाफट मिलेगा, जिसकी वजह से सीजर देखने को मिलता है.
इसके साथ साथ हम देखते हैं जेनेटिक कोज तो होता ही है, ठीक है, इसमें पोटेंशियली ये कोज होता है जेनेटिक कोज, लेकिन इसके साथ साथ में अदर सर्टेन थिंग से भी अफेक्टेड होता है सीजर, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर से, ब्रेन इंजरी से और इन्फेक्शन से। इन वजह से भी क्या होता है कि ये प्रॉब्लम, सीजर्स की प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, एपिलेप्सी देखने को मिल सकता है। तो वेदर डिक्रीज इन इनिबिशन और इंक्रीज इन एक्टिवेशन, ठीक है, इन ग्रुप ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि कैसे ये नोटिस किया जाता है अदर्स के द्वारा, जैसे कि वहाँ पे जर्किंग होने लगती है पेशेंट को और फटाफट मूविंग करने स्टार्ट कर देता है, या कॉन्शियसनेस जो होता है वो लूज़ कर देता है। तो ये आउटवर्ड साइड हमें देखने को मिलते हैं। देखते हैं कि ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो देखने को मिलेगा इसमें, और पर्सनल एक्सपीरियंस जो देखने को मिलता है कि फियर, स्ट्रेंज स्मेल हमें देखने को मिलती है, मतलब पेशेंट जो होगा उसको डर लगने लगेगा और स्ट्रेंज स्मेल उसको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके अलावा सिम्टम्स हम देखते हैं तो डिपेंड करता है न्यूरॉन्स, कौन सी न्यूरॉन्स अफेक्टेड हुई है, उसके हिसाब से हमें वेरियस सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। कि देखो जैसे कि कुछ न्यूरॉन जो हैं वो कैरी कर रहे थे कुछ पर्टिकुलर मसल्स को, कुछ न्यूरॉन कैरी कर रहे थे अदर फंक्शंस को, तो जो न्यूरॉन्स डिफेक्ट होंगे उसकी वजह से पर्टिकुलर एक्शन हमें देखने को मिलेंगे। और स्टार्ट ग्रुपिंग ऑफ सीजर बाय रीजन ऑफ ब्रेन अफेक्टेड, तो इसको हम ग्रुप कर सकते हैं कि कौन से ब्रेन का एरिया अफेक्टेड है। अगर अफेक्टेड है एक पर्टिकुलर हाफ ऑफ लोब, ठीक है, जैसे वन हेमिस्फीयर, या क्या बोलते हैं सिंगल लोब इसमें अफेक्टेड है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पार्शियल या फोकस सीजर, ठीक है। तो इसमें ये भी हम दो तरह से होता है, एक तो सिंपल पार्शियल सीजर, एक होता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। सिंपल पार्शियल सीजर क्या होता है, ये इसमें पेशेंट कॉन्शियस रहता है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स वाले में अनकॉन्शियस हो जाता है, इंसान को पता नहीं चलता है कि उसके साथ सीजर के साथ दौरान उसके साथ क्या हुआ है, ठीक है। और जो सिंपल वाला होता है इसमें क्या होता है कि स्मॉल एरिया ब्रेन का अफेक्टेड है, ठीक है, तो इसमें स्ट्रेंज सेंसेशन आनी स्टार्ट हो जाती है पेशेंट को, जैसे कि उसको कुछ कुछ सुनने से शुरू हो जाएगा, उसको कुछ कुछ टेस्ट उसको आना स्टार्ट हो जाता है, या जर्किंग मूवमेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसको एकदम जर्किंग होने हो जाएगी पर्टिकुलर मसल ग्रुप में, ठीक है। और ये न्यूरॉन जो इफेक्ट करते हैं मसल्स को वो अफेक्टेड हो जाती है, जैसे कि पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि एक मसल में हुई है फिर वो स्प्रेड हो जाती है अदर ग्रुप ऑफ मसल्स में भी। तो ये सिंपल पार्शियल सीजर के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। सेकंड हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में देखने को मिलेगा, एक तो अनकॉन्शियसनेस, उसको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है उस सीजर के दौरान में, और सेकंड हम देखते हैं इम्पेयर्ड अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिवनेस इम्पेयर्ड हो जाती है। और फिर हम देखते हैं इन कॉन्ट्रास्ट टू द पार्शियल और फोकस सीजर, मतलब फोकस सीजर के कॉन्ट्रास्ट में हम देखते हैं जनरलाइज सीजर एक और होता है, ठीक है। जनरलाइज सीजर में क्या होता है कि दोनों के दोनों हेमिस्फीयर जो होते हैं ब्रेन के वो अफेक्टेड होते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले तो पार्शियल सीजर हो रहा है कुछ किसी किसी पेशेंट को, और फिर फाइनली वो जनरलाइज सीजर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको सेकेंडरी जनरलाइज सीजर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों हेमिस्फीयर जो होंगे वो इन्वॉल्व होते हैं, और कॉन्शियसनेस भी इसमें लंबे समय तक लॉस हो जाता है, ठीक है। और ये भी देखो इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है, जैसे कि पहला देखा जाता है टॉनिक सीजर, इसमें क्या होता है मसल जो होती है स्टिफ हो जाती है, फ्लैक्स्ड हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट जो होती है एकदम पीछे की तरफ गिर जाता है, ठीक है। दूसरा होता है एटॉनिक सीजर, इसमें क्या होती है मसल एकदम से रिलैक्स्ड हो जाती है तो पेशेंट आगे की तरफ गिर जाता है, ठीक है। एक होती है क्लॉनिक सीजर, क्लॉनिक सीजर में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वाइडली मसल कॉन्ट्रैक्शन इसमें देखने को मिलेगा, जिसको कन्वर्जन भी बोलते हैं। और क्लॉनिक टॉनिक सीजर होता है जिसमें मोस्ट कॉमन ये सीजर देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। ये मेनली देखा जाता है कि पहले तो टॉनिक होता है इसमें, ठीक है। टॉनिक फेज में क्या होता है कि कॉन्शियसनेस लूज कर देता है पेशेंट, जब कॉन्शियसनेस लूज कर देता है तो उसमें क्लॉनिक फेज आता है, ठीक है। फिर वो लेट जाता है, लेटने के बाद में एकदम से वहाँ पे क्या होगा उसको दौरे पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, सीजर स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसकी मसल जो होती है कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करती है फर्दर, ठीक है। फिर मायोक्लॉनिक होता है जिसमें क्या होती है एक पर्टिकुलर मसल जो होगी वो ट्वीच करती है, शॉर्ट मसल ट्वीच करती है इसमें। तो इसमें या कभी कभी तो क्या होता है सिंगल ट्वीच कर रही है मसल्स, और कभी कभी क्या होता है एक मैनी मसल ट्वीच कर रही है शॉर्ट टाइम में। तो दोनों कंडीशन देखते हैं। तो एक होता है एब्सेंट सीजर, इसमें क्या होता है पेशेंट को एकदम से सीजर होगा, एकदम से वो अनकॉन्शियसनेस हो जाता है और फिर दोबारा से कॉन्शियस हो जाता है, ठीक है। इस तरह से इसमें देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम एब्सेंट ही रखा गया है, ठीक है। इसमें पेशेंट जो होता है स्टैंड स्टिल रहता है, ठीक है। फिर इसके अलावा स्टेटस एपिलेप्टस, स्टेटस एपिलेप्टस क्या होता है कि अगर सीजर जो होगा 5 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो अगर चलता जा रहा है बिना नॉर्मल में आए हुए, तो जो यूजुअली देखा जाता है कि इसमें टॉनिक क्लॉनिक में देखा जाता है, ठीक है। मेडिकल इमरजेंसी इसमें चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन रहती है। और इससे मतलब बेंजोडाइजेपिन इसमें हम दे सकते हैं, जो क्या करता है गाबा रिसेप्टर को इनहेंस करता है। गाबा रिसेप्टर्स का काम हमने पहले ही पढ़ा था कि फर्दर जो सिग्नल्स है आगे न्यूरॉन्स को रोकना, ठीक है। फिर सिम्टम्स फॉलोइंग सीजर, तो सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, एक तो पोस्टिकल कन्फ्यूजन, मतलब कि सीजर के बाद में कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, पैरालिसिस देखने को मिलता है कि पर्टिकुलर मसल जो होती है आर्म और लेग्स की वो पैरालाइज्ड हो जाती है। और
कुछ हावर्स तक रहती है, जैसे कि 15 हावर्स तक ये मेनली लाई करती है, लेकिन 2 दिन के अंदर ये पूरी की पूरी सबसाइड हो जाती है। ठीक है, इस पैरालिसिस को बोलते हैं टॉर्स पैरालिसिस, इसको बोलते हैं, या पेरिसिस बोलते हैं। और टेम्परेरी और सीवियर सप्रेशन देखा जाता है सीजर अफेक्टेड एरिया के अंदर। डायग्नोसिस में हम देखते हैं कि एक तो ब्रेन इमेजिंग करते हैं, इसमें जैसे MRI CT स्कैन कर सकते हैं कि कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से सीजर हो रहा है। फिर EEG देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ब्रेन की इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं। फिर बिकॉज एपिलेप्सी वेरी करता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज पे, ठीक है, और तो इसके वजह से हम डायग्नोस कर सकते हैं कि कौन सा इसमें एपिलेप्सी हो रहा है। ठीक है, डायग्नोसिस रिक्वायर्स टेस्ट भी जरूरत पड़ती है कभी कभी, और एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ती है क्लिनिकल हिस्ट्री की। ठीक है, ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कि डेली मेडिकेशंस में एंटी कन्वल्सेंट हम दे सकते हैं, जो क्या करती है, डिफरेंट टारगेट होता है ब्रेन के अंदर जिनका। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें ट्रीटमेंट हमें अवेलेबल होता है इसमें, तो डिपेंड करता है पेशेंट की नीड पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फैक्टर लाइक, जैसे कि डिपेंड करता है एज पे भी हम मेडिकेशन दे सकते हैं, और लाइफ स्टाइल पे भी, और अदर हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है इस मेडिसिन से, तो इसके हिसाब से भी हम वेरी ऑफ मेडिसिन हम इसमें अवेलेबल होती है पेशेंट के लिए। फिर एपिलेप्सी सर्जरी हम करते हैं, जिसमें रिमूव करते हैं कॉज ऑफ सीजर। ठीक है, लाइक स्पेसिफिक ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो रहा है तो ब्रेन ट्यूमर को रिमूव कर देंगे। फिर नर्व स्टिमुलेशन करते हैं, जैसे कि वेगस नर्व स्टिमुलेट हो रही है, ठीक है, कंट्रोल्ड सीजर बाय इन्फ्लुएंस न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फाइनली कीटोजेनिक डाइट दे सकते हैं, क्योंकि कीटोजेनिक डाइट में क्या होता है कि फैटी डाइट ये होती है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट लूज़ नहीं करता है पेशेंट, मतलब पेशेंट के अंदर बर्न नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट, इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट इसमें बर्न होता है, तो इसकी वजह से भी सडन जो हो गए नर्व सिग्नल्स, सडन उसको ग्लूकोज नहीं मिल पाएगी, एकदम से एनर्जी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो होगा ये अनक्लियर है, बट इट माइट बी यूजफुल ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट्स। थैंक यू, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।